हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? प्लीज चैट मैसेज में मैसेज कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए थे? 43 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं मेजर टेस्ट 1 के। आज हम 44 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं पहला एमसीक्यू कौन सा है। प्रोजेस्टेरॉन वन मिनट। ओके, प्रोजेस्टेरॉन 1 मिनट स्टूडेंट्स। Progesterone pills help in the preventing pregnancy by not allowing। अगर कोई फीमेल है वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स ले रही है तो वो कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा वो हमको देखना है। तो हम क्या ले रहे हैं? जो फीमेल है वो प्रोजेस्टेरॉन पिल ले रही है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन पिल ले रही है उसमें वैसे क्या होता है कि वैसे भी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन तो होता ही है और हम पिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट जब इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करती है? यहाँ से मैसेज जाता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनको कैसा मैसेज जाएगा? जब प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो पिट्यूटरी क्या करेगी? जो सिक्रेशंस कर रही थी किसका? LH FSH का। तो जब यहाँ से नेगेटिव फीडबैक आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो LH FSH का सिक्रेशंस कर रही थी तो उनका सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये क्या कर देगा? उनका सिक्रेशन को सप्रेस कर देगा। तो अगर आप सोचो कि प्रोजेस्टेरॉन ने ये क्या कर दिया? LH FSH का सिक्रेशन रुकवा दिया तो क्या होता है कि जो ओवरी है ओके उसमें जो ग्राफियन फॉलिकल बनी हुई है जिसमें हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब 14वां डे आता है उस टाइम पे LH का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है और LH सर्ज होता है। उनकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, ग्राफियन फॉलिकल उसमें सेकेंडरी ओसाइट है तो ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक डाउन हो जाती है और सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होता है। तो अगर हमने LH का सिक्रेशन ही स्टॉप कर दिया, उनको सप्रेस कर दिया तो उनका सिक्रेशन नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ओव्यूलेशन होना चाहिए वो भी नहीं होगा स्टूडेंट। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगी? ओवा फॉर्मेशन ही नहीं होने देगी और इसकी वजह से क्या होगा? प्रेगनेंसी जो है वो रुक जाएगी। ओवा ही फॉर्म नहीं होगा तो स्पर्म आने से भी कोई फायदा नहीं है। स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि ओवा आया ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको चेंजेस क्या आती है? चलो पूरा एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: H जोन डिसअपियर, A band shorten, A line move apart, M line disappear. Which of the following option include change in the muscles fiber ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे जो मसल्स फाइबर होते हैं उसमें यहाँ पे जो चेंजेस दिया गया है उसमें से कौन सा चेंजेस आता है वो हमें ढूंढना है। तो चलो देखते हैं एक ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे थीन प्रोटीन होते हैं और ऐसे थीन और ऐसे थिक प्रोटीन होते हैं और ऐसे थीन प्रोटीन होते हैं। ऐसे प्रोटीन का अरेंजमेंट हुआ होता है मसल्स फाइबर में। ये जो है थीन प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे एक्टिन और इसको हम बोलेंगे मायोसिन और ऐसे एक्टिन एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स?
तो यहाँ पे एक्टिंग है, ये जो एक बैंड बनाता है उसको हम बोलेंगे आई बैंड, और यहाँ पे ये मायोसिन वाला जो एक बैंड बनाता है उसको हम बोलेंगे ए बैंड। स्टूडेंट क्या होता है ये देखो, जब हमारा ऐसे रिलैक्सेशन कंडीशंस में हमारा हैंड है, अब हमें उनको करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या परिस्थिति आएगी, तो उनको समझने से पहले हम मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मसल्स फाइबर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा अरेंजमेंट हुआ होता है, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। यहाँ के जो बीच में से एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलेंगे जेड लाइन। ये मायोसिन के बीच में से जो एक लाइन पास होती है इसको हम बोलेंगे एम लाइन। यहाँ पे भी ऐसे आएगी जेड लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्टिन ने मायोसिन पर ओवरलैप किया है, लेकिन यहाँ का जो रीजन है वो फ्री है, और जो रीजन फ्री है जिसको हम बोलेंगे एच जोन। ये ऐसे कंडीशंस कब है, जब रिलैक्सेशन कंडीशन है तब। जब हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं तब क्या होता है, तो एक्टिन मायोसिन ऐसे मूव होते हैं, मायोसिन अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखता है, लेकिन एक्टिन जो होता है उन पे ऐसे मूव होता है। तो जब ऐसा होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस टाइम कॉन्ट्रैक्शंस के ड्यूरिंग क्या होगा कि ये जो एक्टिन वाले हैं वो यहाँ पे मूव होंगे और यहाँ से भी यहाँ पे भी मूव होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एच जोन है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो पहला चेंजेस बोल रहे हैं कि एच जोन डिसअपीयर होता है, वो राइट है। दूसरा, ये जो आई बीम है, आई बीम वो भी ऐसे मूव होके आ रहे हैं, तो आई बीम भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ए बीम जो मायोसिन्स की बनी है वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखेगी, तो उनकी पोजीशन ऐसे मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सेकंड क्या बोला है कि ए बीम शॉर्टेन, तो ये नहीं होगा। दूसरा, अगर आई बीम ऐसे मूव हो रहा है तो उनके बीच से जो लाइन पास हो रही है जिसको हमने क्या बोला है, जेड लाइन, तो वो भी ऐसे अंडर की तरफ आएगी, तो वो यहाँ पे लिखा है कि जेड लाइन मूव अपार्ट, तो वो भी होगा। आगे देखे, यहाँ पे क्या बोला है, एम लाइन डिसअपीयर। स्टूडेंट ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो मायोसिन्स के बीच से पास हो रही है उसको हमने बोला है एम लाइन। अगर मायोसिन अपनी पोजीशंस मेंटेन रखता है तो उनके बीच में से जो भी लाइन पास हो रही है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। तो कौन से वाले चेंजेस आएंगे, एच जोन डिसअपीयर होगा और जेड लाइन मूव अपार्ट। यहाँ पे सी आता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे 1 to 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमको देखना है। चलो पहले देखते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, ये बोला है। ये बात सही है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ को किसी ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइंड प्रॉपर्टी ले तो हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो नॉन लिविंग है लेकिन उनमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब हम क्या देखते हैं, ग्रोथ में 2 कैरेक्टर होता है जिसमें साइज इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। ऐसा जिसमें हो रहा है मतलब कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। अगर हम ऐसा सोचे कि जो लिविंग है उसमें ही ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग में भी साइज इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सैंड माउंटेन ले ले, तो अगर उसमें सैंड डिपॉजिट हो जाएगी तो उनका भी साइज बढ़ सकता है, तो वो तो नॉन लिविंग है लेकिन उनका भी साइज बढ़ा, मतलब कि हम ग्रोथ को किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफाइंड प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं ले सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये भी करेक्ट है। डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है।
reproductions cannot be all including defined characteristic of living organism। ये भी सही है। कैसे सही है? तो अगर हम बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शंस होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो लिविंग है लेकिन उनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो ह्यूमन में भी ऐसे कपल्स होते हैं जो क्या है, इनफर्टाइल है, वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ह्यूमन तो लिविंग है, सभी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उनके पास सभी लिविंग होने के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो रिप्रोडक्शंस करके ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिप्रोडक्शंस करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले, हमें एनिमल है जिसको बोलते हैं हम म्यूल। तो म्यूल भी कैसा है, इनफर्टाइल है, मतलब उनमें भी ये भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल को कैसे बनाते, मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शंस करवाते हैं डोंकी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, उनके बीच रिप्रोडक्शंस करवा के म्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। वो अपने आप नया म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। जो भी नॉन लिविंग है उसमें रेप्लिकेशंस भी नहीं होता है। तो ये विधान मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, राइट है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म इन टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। स्टूडेंट एक बात याद रखना कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो ओनली लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा 4 स्टेटमेंट है वो राइट है और जो 5 है वो गलत है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी, 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। In case of couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? ऐसा कपल है कि जिसमें मेल के पास जो सीमन बनता है, मेल में जो सीमन बनता है उनमें स्पर्म काउंट कम है, तो उनको अगर हम उनकी जो ये इनफर्टिलिटी है उनको हमको रिमूव करना है और उनको बच्चा पैदा करने के लिए हम कौन सी मतलब उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे किस मेथड से करवाएंगे वो पूछा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि जो भी मेल है उनका वो मेल है उनके पास से हम स्पर्म ले लेंगे, मतलब कि सीमन लेंगे। किस में ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, फिर एक इंजेक्शन ले लेंगे और इसमें ये फिल कर देंगे इंजेक्शन में और सीधा हम किस में डायरेक्टली किस में एंटर करवा देंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इसमें हम सीधा एंटर करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। तो ये जो मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसा जब केस है जिसमें मेल में स्पर्म काउंट कम है उनमें फर्टिलाइजेशन हम किस मेथड से करवाएंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी। देखो ये नहीं आएगा GIFT, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फीमेल को हेल्प करता है कि जो फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसको ये मेथड हेल्प करती है। इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर भी नहीं आएगा, उसमें क्या करवाएंगे, बाहर टेस्ट ट्यूब में ही हम ज़ायगोट बनवाएंगे। अगर ज़ायगोट 8 सेल से ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम यूटेरस में सीधा एंट्री करवाएं, उसको बोलते हैं इंट्रायूटेरिन।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वो भी मेल को हेल्प करता है, जिसमें हम क्या करेंगे, सीधा ओवा में एंट्री करवा देंगे स्पर्म की। तो ये हमारा ये जो केस है इसमें हेल्प करेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट बी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement on phytohormone and their action are correct? फाइटोहॉर्मोन किसमें होंगे, प्लांट में। प्लांट हार्मोन भी उनको बोल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन 5 आते हैं, ऑक्सिन्स आता है, साइटोकाइनिन आता है, जिब्रेलिन्स आता है, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो पहला क्या बोला है, साइटोकाइनिन स्पेशली हेल्प इन डिलेइंग सेंसिस, जो प्लांट में सेंसिस है उसको डिले करता है साइटोकाइनिन, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, साइटोकाइनिन किस में हेल्प करेगा, तो वो सेल डिवीजन करवाएगा, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। ऑक्सिन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एपिकल डोमिनेंस। पहले समझ लेते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। चलो फटाफट समझ लेते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो प्लांट में ये स्टेम है, जो स्टेम में जो टिप का पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं शूट टिप, यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ऑक्सिन्स प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सिन्स क्या करवाएगा, ये जो एपिकल बर्ड से उनका ग्रोथ करवाएगा। ओके, तो इनको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो फार्मर क्या करते हैं पता है स्टूडेंट, ये ऑक्सिन्स क्या करेगा, ये जो एपिकल बर्ड्स है उनका ही ग्रोथ करवाएगा। ये जो लेटरल बर्ड्स है उनका ग्रोथ वो नहीं होने देता। इसकी वजह से फार्मर क्या करते हैं, जो गार्डन बनाते हैं वो यहाँ से सूट टिप को ही कट कर देते हैं, तो ये जो लेटरल ग्रोथ है वो ऐसे फैल जाती है और अच्छा गार्डन बनता है। ओके, तो ऑक्सिन्स जो है वो एपिकल डोमिनेंस को रेगुलेट करता है, वो स्टेटमेंट राइट है। कहाँ पे प्रेजेंस होता है, एपिकल बर्ड में प्रेजेंट होता है और प्लांट का ग्रोथ करवाता है। दूसरा, ऑक्सिन्स क्या करवाता है, तो ऑक्सिन्स जो होता है वो रूट फॉर्मेशन भी करवाता है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी प्लांट का स्टेम ले लेते हैं और ये स्टेम के जो पार्ट है उनको सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं और उनको आप ऑक्सिन्स का इंजेक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे फटाफट से रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑक्सिन्स ये काम करता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। आगे देखो, इथिलीन इज अ स्पेशली यूजफुल इन इनहिबिटिंग सीड जर्मिनेशन। ये गलत है, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता नहीं है, सीड जर्मिनेशन करवाता है। कैसे करवाता है, तो जो सीड है उनमें आ जाती है डॉर्मेंसी, तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और क्या करेगा, जर्मिनेशन करवाएगा सीड का। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, वो गलत है, वो तो जर्मिनेशन करवाता है। जिब्रेलिन आर इनहिबिट कौन सा वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इनहिबिशन कौन सा करता है, तो एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिशन करेगा, इथिलीन नहीं करेगा स्टूडेंट। सेकंड, जिब्रेलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमैच्योर फॉलिंग और लीव्स, वो इमैच्योर लीव का फॉलिंग नहीं करवाता है, ये भी गलत है, ये तो स्टेम इलोंगेशन करवाएगा जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो ट्रू है। ओके, और थर्ड एंड फोर्थ है वो गलत है। हमें कौन सा वाला पूछा है, करेक्ट कौन सा है, तो देख लो करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
लैक्टोज इज कंपोज ऑफ, लैक्टोज की बात की गई है, लैक्टोज इज कंपोज ऑफ, लैक्टोज क्या है स्टूडेंट्स, क्या है, वो भी एक शुगर है, ओके। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है। तो लैक्टोज किस मोनोसैकेराइड का बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ओके। ग्लूकोज का जो डाइसैकेराइड है इसको हम बोलेंगे माल्टोज। ऐसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज का है जिसको हम बोलेंगे सुक्रोज। ये जो ग्लूकोज गैलेक्टोज है वो बनाता है लैक्टोज डाइसैकेराइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, in morula stage cell divide without increase in size, विदाउट मोरुला स्टेज में सेल्स डिवाइड होता है उनके साइज को इंक्रीज किए बिना। वो जो ऑब्जर्वेशन है वो राइट है, तो वो राइट है। कैसे राइट है देखते हैं फटाफट से। तो मोरुला कैसे प्रोड्यूस होगा पहले तो वो देखते हैं, मोरुला कैसे फॉर्म होगा। तो क्या होगा है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है तब बनता है जाइगोट। ये जाइगोट ओनली वन सेल है, उनमें से बनेगा मोरुला। कैसे बनता है तो देखो, ये जाइगोट में मिटोटिक डिवीजन होगा, मिटोटिक डिवीजन होगा तो उनमें से जाइगोट में से दो, एक जाइगोट मतलब ये वन सेल है, ओनली वन सेल है जाइगोट। उनके अराउंड जो लेयर है जिसको हम कौन सा लेयर बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। तो ये जो जाइगोट है उनका मिटोटिक डिवीजन्स होगा, रैपिडली मिटोटिक डिवीजन्स होगा, तो ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। यहाँ पे कितने सेल हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 8 to 16 सेल्स बनेंगे। ये जो ग्रुप बना है, सॉलिड मास बना है सेल्स का, वो सेल इसमें कितने होंगे 8 to 16 सेल। और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। और दूसरा यहाँ पे जो मिटोटिक डिविजन्स हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज बोलेंगे। फटाफट से देखना स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो जाइगोट है उसमें रैपिडली मिटोटिक डिवीजन हो रहा है, मतलब कि क्लीवेज हो रहा है। तो फटाफट से जो सेल्स बनेंगे उनके कितने नंबर, 8 to 16 सेल्स का एक सॉलिड मास बनेगा, ओके, जिसको हम बोलेंगे मोरुला। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब जाइगोट में से मोरुला बनता है उस टाइम के सिर्फ सेल के नंबर बढ़ते हैं, उनका साइज नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि मोरुला स्टेज में क्या होता है, सेल्स डिवाइड होता है विदाउट इंक्रीज इन साइज, तो ये स्टेटमेंट राइट है। चलो सेकंड, जोना पेल्यूसिडा रिमेन अनडिवाइड टिल क्लीवेज इज कंप्लीट। मैंने बोला यहाँ पे ये जो लेयर है वो कौन सा है, जोना पेल्यूसिडा। जब तक क्लीवेज का जब तक मोरुला का क्लीवेज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जोना पेल्यूसिडा में कोई भी डिविजन्स नहीं होता है। ये जोना पेल्यूसिडा कैसा रहता है, नॉन सेल्यूलर। और दूसरा कैसा है, तो वो है ट्रांसपेरेंट। किसका बना है, तो वो बना है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ये जोना पेल्यूसिडा जब तक क्लीवेज खत्म नहीं होता तब तक ऐसे ही अनडिवाइड रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी राइट है, रीजन भी राइट है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ एक बात ध्यान रखो, आगे फर्स्ट असरेशंस में किसकी बात की है, मोरुला की, सेकंड में जोना पेल्यूसिडा। तो यहाँ पे दोनों राइट है, लेकिन फर्स्ट जो असरेशंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ये रीजन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ऑल साइकिल। सेल साइकिल की बात की गई है, तो फटाफट से सेल साइकिल को हम याद कर लेते हैं। तो सेल साइकिल जो बनी होती है इसमें कितने फेज होते हैं स्टूडेंट? तो इसमें होते हैं 2 फेज। ये जो फर्स्ट फेज है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम बोलेंगे इंटरफेज। इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड है, G1, S एंड G2। यहाँ पे जो ये फेज है जिसको हम बोलेंगे M फेज, मिटोसिस फेज, वो भी डिवाइड है ऐसे 4 पार्ट में। इसको हम बोलेंगे प्रोफेज, इसको हम बोलेंगे मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में होगा टेलोफेज। और यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तो ऐसे एक सेल साइकिल चलती है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो सेल्स है उनकी फर्स्ट एंट्री होती है कहाँ पे? इंटरफेज के G1 फेज में। वहाँ पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। जब वो यहाँ पे S फेज में आता है तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशंस होगा। फिर वो कहाँ पे आएगा? G2 पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उनका जो भी ग्रोथ बाकी रहा है वो यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होना बाकी है वो भी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा और सेल्स रेडी हो जाएगा डिविजन्स होने के लिए। जब ये मिटोसिस के 4 फेज में पास होता है तब उनकी कंडीशन ऐसी बन जाती है, उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं लेकिन उनका अभी भी साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे आएगा साइटोप्लाज्म में तो उनमें से साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये होता है सेल साइकिल। तो चलो देखते हैं। सेल साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिविजन्स। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे डिविजन्स हो रहा है। of cell from time of formation of own division into the daughter cell। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसमें कहीं भी ये स्टॉप नहीं होता है। तो ये भी राइट है। DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle। DNA रेप्लिकेशंस कौन सा फेज में होगा? तो S फेज में होगा। तो एक स्पेसिफिक फेज है जिसमें ही DNA रेप्लिकेशंस होता है, ये सभी में नहीं होता, ओनली S फेज में ही होगा स्टूडेंट। तो ये भी क्या है? राइट है। The replications chromosome are distributed in daughter nuclei during cell divisions। यहाँ पे जो S फेज में DNA डबल हुआ है स्टूडेंट्स, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ये डॉटर सेल्स में। तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे 4th स्टेटमेंट राइट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? डी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट भी सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट भी कौन सा स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है। फटाफट देखो। टैपेटम न्यूरेसिस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को फूड कौन प्रोवाइड करेगा? टैपेटम। तो ये राइट है। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? टैपेटम प्रोवाइड करेगा। पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रही है वो भी राइट है। हाइलम रिप्रेजेंटिंग द जंक्शंस बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अगर हम गाइनोसिम की बात करें तो गाइनोसिम में ये क्या है? ऐसे ओव्यूल्स है, यहाँ पे है प्लेसेंटा, उनके बीच ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल और ओव्यूल को कौन कनेक्ट रखता है? तो वो कनेक्ट रखता है हाइलम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी राइट है स्टूडेंट।
आगे, इन एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेटेड बाय वाटर, उनका पोलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो ये गलत है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, हमने देख लिया था आगे के एमसीक्यू में भी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड है, तो ये सही है। तो हमारा ओनली 3 जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी के जो सभी है वो करेक्ट है। देखते हैं स्टूडेंट्स कौन से वाले। बी में देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ओके, आगे देखते हैं। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है हमारे पास, उनका करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, नाइट्रोजन बेसिस आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड बनती है। ये जो है क्या है, ये है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर है। ये पेंटोस शुगर है, उनके साथ यहाँ से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ क्या जॉइंट होती है, नाइट्रोजन बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें पेंटोस शर्करा है और नाइट्रोजन बेस है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अगर हम यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप ऐड कर दे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, ये पूरी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड डीएनए में लगी हुई होती है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ओके, एक 5' to 3', दूसरी होगी 3' to 5'। तो यहाँ पे भी ऐसे दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। किस बॉन्ड से कनेक्ट होती है, H बॉन्ड से। तो यहाँ पे तो क्या बोला है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन नहीं है, ये तो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट। थर्ड, सेकंड, न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग फॉस्फेट। हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं था, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप आ गए, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, तो ये राइट है। 1 टन ऑफ बी डीएनए हैज 10 बेस पेयर। ऐसा डीएनए है, तो उनमें जो 1 टन होता है उसमें 10 बेस पेयर होती है, ये राइट है। लेंथ ऑफ 1 टन ऑफ डीएनए 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये गलत है, यहाँ पे 34 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट वाला कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड है। देखते हैं ऑप्शंस में, तो यहाँ पे सी में है सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड यील्ड बोला है, साइट्रिक एसिड साइकिल, साइकिल का जब एक बार साइट्रिक एसिड साइकिल चलती है तो कितनी यील्ड आती है वो हमें देखना है। तो उसमें यील्ड क्या आएगी, तो उसमें एक बनेगा FADH2, 3 बनेगा NADH2 और एक बनेगा GTP। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। फर्स्ट क्या बोला है, तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफ्यूरस ट्यूब इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये राइट है। सेमिनिफ्यूरस ट्यूब में स्पर्म रिलीज होता है, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। सेकंड क्या बोलते हैं,
स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में से स्पर्म नहीं बनता है स्टूडेंट, किस में से बनता है? स्पर्मेटिड्स। तो जो स्पर्मेटिड्स है उसमें स्पर्म बनता है, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड गलत है। कौन में किस में आता है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। प्रॉप रूट ऑफ बनियन ट्री आर मीन। बनियन ट्री में जो प्रॉप रूट होते हैं आपने देखे होंगे कि ऐसे उसमें रूट निकलते हैं और वो सॉइल में इम्प्लांट हो जाती है, फिर उनमें से भी रूट बन जाता है और वो प्लांट को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा आंसर आएगा इसमें। प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बिग ट्री। बनियन ट्री बहुत बड़ी ट्री होती है तो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फटाफट देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड द करेक्ट लेबलिंग। करेक्ट लेबलिंग करना है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये ऐसे नोब बना हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नोब। ओके, और जो ये जो एंड है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन एंड, एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हैं। टर्मिनल। यहाँ पे ये जो सेल्स है जिसको हम बोलेंगे स्वान सेल। स्वान सेल। और ये जो लेयर है डी में जो लेयर है इसको हम बोलेंगे माइलिन शीट। चलो देख लो फटाफट से आंसर कि ए में एक्सॉन टर्मिनल किस में है? चलो स्वान सेल किस में आएगा? तो स्वान सेल में आएंगे सी। देखते हैं साइनेप्टिक को किस में है? नोब, तो वो बी में आएगी। माइलिनेटेड शीट डी में आएगी। एक्सॉन टर्मिनल ए में आएंगे। चलो देख लो ए के साथ फोर्थ किस में है? तो सी और बी दोनों में ए के साथ 4 है। चलो फटाफट से देख लो। तो बी के साथ 2 किस में है? दोनों में ही है। सी के साथ 1 किस में है स्टूडेंट? तो सी में है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल भी आपके बायोलॉजी का ही लेक्चर होने वाला है, तो कल इसी टाइम पे आपको ज्वाइंट होना है। आगे के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो कल मिलते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके।